मतलब ताज्जुब, क्योंकि कई शब्दों का मायना बदल जाता है अगर आप उसका गलत इस्तेमाल गलत जगह कर रहे हो तो। एक आए थे हमारे योद्धा, उन्होंने कहा भाई मैं मेरे पोता पोती से मैं जो है गृहस्थी भी से भाई सुन लो, देख बुरो मत मान लो, मेरा उम्र में बड़ा भी सो, शास्त्रों के मुताबिक धर्म के मुताबिक गृहस्थ जीवन 50 वर्ष की आयु तक है, उसके बाद वानप्रस्थ शुरू हो जाता है। और वानप्रस्थ का मतलब है मानवता की, समाज की, इलाके की, कौम की सेवा। न तो भाई फिर हम भगवान 200 साल की जीवा उठावे तो लाइन टूटता ही ना, फिर तोड़ने के टाइम के ऊपर। लेकिन आप अपने अरे यो भानो फिर तो हम लोग ऐसो से भाई मेरे 10 लाख के तो मेरा मरोड़ा है कि सबको लगाने लगा सी भानो को तो बोलते हैं के भानो लगाया जाए। तो गृहस्थ जीवन 50 है भाई, बाद में वो मत करो, बहाना मत लगाओ। और सरकार का हिसाब से डालो तो जाएगा फिर 60 की रिटायरमेंट सीएल में फौज में हुआ भी ना ऐसे। फिर शेयर कर दो इस बहाने को अगर आप चिन्हाटियां तक ले जाओगे तो फिर कोई समाज के लिए काम नहीं कर सकता। फिर आपके पास वक्त ईश्वर ने चाहिए आपने 1000 साल दे दे, वो समय दिया आपने कम से। तो भाई जिस दिन आपकी संतान आपके पैरों पे खड़ी होगी अपने समझ लो हम गृहस्थ जीवन पूरा हो लियो से। पहले बड़े को गड़िया नौरा में या बैठ को बैठा करता है कि हम घर में बढ़ा रहो तो अलग बात से हमने अच्छी चीज छोड़ोगी से और सारी पूरी। एक मुद्दा अभी उठाया हमारे से, उन्होंने कहा कि 3 कंपनी एक जात की फिर एक व मिस सेवा खत्म हो गई। देखो सारे इतिहास को घोड़ों मोड़ों में हर यूनिट की एक अलग संरचना है, कोई फिक्स नहीं है। कहीं प्योर एकदम, कहीं 2:2 का रेशियो है, कहीं 1:3 का रेशियो है, सब जगह अलग सौदा है। हाँ ये जरूर हुआ है कि जहाँ 1/4 हिस्सा या आधा हिस्सा ऐसे जहाँ खास तौर से हमारी आरटी के अंदर वहाँ हीरों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, वो मिक्स कर दी गई। वजह ये हर मंच से अगर नई कहानी सुना होगा आपके तथ्य सत्य को कोई मानने का नहीं। और आम आदमी जो बैठे हुए उसे वो कहे पिछली सभा में यो बोल लो जीत का यो बोल लो, सच्चाई कैसे। और फिर ज्यादा बढ़ेगी कि अब रेजिमेंट की बात से भाई बिल्कुल मैं नाम में उलझना नहीं चाहता। मुख्य रूप से मांग तो रेजिमेंट की और अहिवाल राइफल्स की है, क्षेत्र के तर्ज पे, हमारे जो कौम के तर्ज पे। उसलिए भी हम ये बोलते हैं कि भाई जब 5 मांग होगा, 2 मांग होगा, 3 मांग होगा तो 1 रोटी देगी बड़ी मुश्किल। लेकिन उसमें कंफ्यूज नहीं होना नाम के चक्करों में। उसमें कई जगह मैंने सुझाव देखा कि भाई हमारी नारायणी सेना बना दो। देखो नाम का बहुत बड़ा फर्क है। हो सकता है अगर ऐसा उठपटा नाम ढूंढ लो कि बाद में और कौम में भी उसमें घुस जाए तो जो थारी मेहनत से सारे जीरो हो जाएगी। बोलने से पहले तोल लो अगर, क्योंकि अब ये सारा जो खेल है जो नाम का, उसमें ऐसा कर देंगे कि आप कहीं के नहीं रहोगे। तो एक चीज पे टिके रहो, अहिर रेजिमेंट चाहिए, अहिरवाल राइफल्स चाहिए, और ज्यादा कहो तो भाई रेजांगला भी चाहिए हमने, कोई बुराई नहीं। लेकिन और चीज नामों के चक्कर में मत पड़ो। यदुवंशी एक या आप ही ना ऐसो, देश में 360 कौम खुद ने यदुवंशी डिक्लेयर कर रही है ऑफिशियली। भरतपुर जाओगे तो जाट सूरजमल की प्रतिमा के नीचे भी लिखा हुआ है यदुवंशी राजा जाट सूरजमल। तो ज्यादा घपड़चौथ में मत पड़ो। मन तो 10-12 साल पहले जब हमने सोशल मीडिया पे काम शुरू करा तो पूरब का हीर तो यहीं बात पहुंच गया, बोला हम हीर नहीं मानते, हमने तो यादव चाहिए। तो नामा मत अड़जो, 2-3 पकड़ लो, बाद में 36 बनवा लियो। पहले एक तो घर सही पक्को कर लो, नहीं तो क्या होगा वो ना सूत ना कपास और जुलाओं में लट्ठम लट्ठा नाम पे हम कबड्डी खेलने लग जाए वापस में। ये हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूं तजर्बे से।
एक गफलत आपका मैं दूर करना चाहता हूँ। रेजिमेंट के ऊपर जित भी जहाँ सा जो भी पढ़ा लिखा तबका है वो हरदम ये बोलता है रेजिमेंट का मतलब ये है सिपाही बनने की कवायद। अगर आप इसको इतना ही समझते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप रेजिमेंट के बारे में कुछ नहीं जानते। सच्चाई बता रहा हूं मैं। इसका मतलब यह है कि आप रेजिमेंट क्या है उसके बाकी उन्हें क्या है घड़ा भी नहीं ले रो। देखो यहाँ जेसीयू साहिबान, सीनियर जेसीयू साहिबान यहाँ बैठे हैं, सारे 10वीं 12वीं पास करके गए, एक ऑनरी कैप्टन का रैंक लेके आए, कुछ कमीशन भी हो गए हैं। लेकिन आपने एक फर्क देखा, एक जो 10वीं पास है बालक और ही रह गयो, छोटो मोटो काम उन्हें कर लियो या किमी बाबू बूबू बन गयो या जमींदारों कर लियो में, और एक जो 10वीं पास कर कर फौज में 25-26 साल नौकरी करके और एक जेसीओ रैंक से ऑनरी रैंक किसी से आया है, उसमें आप दोनों में फर्क देख लेना। उसका सेंस ऑफ ड्रेसिंग, उसको पहनने का तरीको, बोलने को तरीको, घर को कैसे व्यवस्था करनी है, बच्चों की एजुकेशन कैसे देनी है, ये सिपाही का काम नहीं है भाई। ये तो पूरा एक क्रांति है एक कौम के अंदर। इस देहात के उत्थान का साधन जरिया ही यही रेजिमेंट है। रही बात एजुकेशन की, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मैं बड़ी बात नहीं है कोई बुरा मान जाए, किसी भी एक गांव का सर्वे कर लेना, मैक्सिमम जो एजुकेशन जिसको मिली, जो आज जो बालक पढ़ाई लिखाई की है, वो इन फौजियों के बच्चे। कितने जाकर देख लो आप। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं, आज से 40-50 साल पहले का। पहले छोरियां ने स्कूल में नहीं गालिया करता, छोरी देखिए छोरा एक हाथ जाया करतो। आपको ताज्जुब होगा, मैं औरों की बात नहीं कह रहा, मेरी माँ 5 जमात पढ़ी हुई पालवास की। क्यों? मेरो नानो जो थो फौज में कुमाऊं में था, उस टाइम 19 हैदराबाद थी। उन्होंने कहा नहीं भाई, छोरी ने इतना तो जरूर पढ़ाऊंगा कि अगर सुख दुखी हो तो चिट्ठी गेर सके। और 5वीं के बाद क्यों आ करती छोरी शाणी हो जाएगी, 10वीं 12वीं को तो रिश्तों भी जल्दी कर दिया करता। तो उन्हें फिर वो कहा भाई मैंने मत गाली भी इतनी चिट्ठी लिखण जो की होगी। मेरा गांव में जो छोरी सबसे पहले स्कूल में गई, वो मेरे ताऊ जी कैप्टन बलवंत सिंह जी गुजर गए और मेरे बाबा मेरी बुआ हरिये गई। क्यों? फौजियों ने एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को पहचाना और उन्हीं की लड़कियों ने पहला कदम लिया था स्कूल की तरफ। और कहीं नूना ऐसे का आईएएस की छोरी गई। इस इलाके में एजुकेशन अगर कोई लाया है तो ये आपके फौजी लाए हैं। अब बात रही अफसरों की, सब कहते हैं सिपाही, मैं सिर्फ फौज के अफसरों की आपको बोल देता हूं। तो आपके जितने भी ये लेफ्टिनेंट से आते हैं डायरेक्ट अफसर, आप आईएम में, एनडीए ओटीए में सारे लिस्ट आती है। आपको मालूम है कौन बिरादरी आती है उसमें? जिन बिरादरियों की रेजिमेंट है, अपने ग्रुप हैं, उन्हीं के सबसे ज्यादा बच्चे अफसर बनते हैं। क्यों? मैं बार बार उदाहरण देता हूं। इस देश में 32 के करीब सैनिक स्कूल है, 5 मिलिट्री स्कूल है, RIMC और 150-200 ऐसी संस्थाएं हैं जिनको मिनिस्ट्री ऑफ। मैंने एक बार, मैं सन 90 की बात बता रहा हूं, मैं उदगयो के नाम से बेंगलोर मिलिट्री स्कूल में 2-4 बार बोलो तेरा नाम कैसे? बोलो जी पूनिया। कितको सा? झुंझुनू को सू। आपको ताज्जुब होगा, झुंझुनू एक तरह से हिरवाल जैसा ही है फौज के मामले में। पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा अफसर, सबसे ज्यादा एजुकेशन किस एरिया में? शेखावटी में, झुंझुनू, चूरू, सिक्कर। क्यों? सबसे ज्यादा फौजी देश में वो दे रहे हैं। तो अगर छुट्टी बात करो भाई एजुकेशन को जरिए ही तो फौज से इन जितने भी स्कूल वगैरह इंस्टीट्यूशंस हैं, इसमें तकरीबन 90% to 100% रिजर्वेशन जो है जेसीओ जवानों के बच्चे होता है। और एजुकेशन भी कैसी? तकरीबन मुफ्त या रियायती दामों में। ये सूरज पब्लिक स्कूल और यदवंशी खोले ऐसा नहीं कि मेरे ख्याल से महीने 4-5 हजार तो फीस है ना साबाड़ का की, 10,000 से है महीना की। मैं जब पढ़ा करता 70 रुपया, कितना 70 रुपया मेरे पिताजी जमा कराया करतो।
उन 70 रुपया में लगता कम से कम 25 जोड़ी जूता, किताब, कॉपी, पेंशन, रहने की जगह और फौजियां को एससी को तगड़ो खानो। मैंने जिंदगी में पनीर देखो ना तो मैं समझ आता हूँ फौज का में मैंने पनीर खायो थो। मेरे साथ कोई कामोली ढाणा को तो जब पनीर मिलो तो के नाम से खाकड़ ने पनीर एक बढ़ने कर दिया और सारा आलू खा दो। तो हमारा जो कमांडर था सतनाम सिंह सरदार बोला रहा घोड़ू जो खान का था वो तो तूने साइड में कर दिया, तू आलू चर गयो। तो ये फौज ने दिया। सारा खेल एक कौम के उत्थान का है। ये फौजी जो अगर जो बालक एक सिपाही भी भर्ती होगा वो और क्यों नहीं कर सके नहीं। वो कैसे ना मैं जूता एडी, अरे एडी तो भाई आड़ी भी रगड़े से कौन सी नौकरी से जब एडी ना रगड़ा हम सी में हम भी एडी रगड़ रहे हम कौन सो के नाम से हुक्म दे रहा है कहीं ना। लेकिन फौज आपके एजुकेशन के सारे रास्ते, और वो एजुकेशन मतलब मैं इस यदुवंशी इनको भी इस क्वालिटी का नहीं मानता जिस क्वालिटी की मिलिट्री सैनिक स्कूल है। बुरा नहीं मानना इस चीज को। सारा एक चक्र है जिसके ग्रुप हैं, जिनकी अपनी रेजिमेंट है उसके जेसीओ जवान ज्यादा हैं, जिनके जेसीओ जवान ज्यादा है उनके बच्चे एजुकेशन में आगे हैं, और वो एजुकेशन में आगे तो उन्हीं के फिर अफसर बनते हैं। रोड़ा सिर्फ इतना है कि हम सिर्फ इतनी सोच तक सीमित रह गए। मैं एक चीज बोलना चाहता था, लंबू हो मेरी टांग खींचती भाई है ना टाइम लाकर। मैं कल एक जनरल नियाजी की किताब पढ़ रहा था। जनरल नियाजी जिसने हथियार डाले थे 77 की लड़ाई। मैंने 3 पाकिस्तानी जनरलों की किताब पढ़ी। तीनों ने पता है क्या लिखा था? बांग्लादेशियों के बगावत की एक वजह यह भी थी कि बांग्लादेश की आबादी 56% थी पाकिस्तान की आबादी। पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश प्लस पाकिस्तान। तो कुल पाकिस्तान की 56% आबादी थी बांग्लादेश में थी, और 44% वहां पश्चिम जो वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे। लेकिन फौज में भागीदारी ईस्ट पाकिस्तान की 7% और उनकी 93%। उनका एक मुख्य मुद्दा था भाई ऐसा कैसे है, आबादी मारी घनी हम हमने किली देवीदास को। तो उन्होंने क्या करा, उनको खुश करने के लिए ईस्ट बंगाल राइफल्स खड़ी करी जिसका रेजिमेंटल सेंटर चित्तागोंग में था। और जब ज्यादा उपद्रव होने लग गया 60s के आखिर में, तो उन्होंने उनका कोटा डबल करा, 15% कर दिया, और ये कहा कि जिन रेजिमेंटों में ये वेस्ट पाकिस्तानी है उनमें चौथा हिस्सा इन बंगालियों को देंगे। तो रेजिमेंट छोटी चीज है नहीं, हमारा दिमाग छोटा है, हमारी सोच छोटी है, हमने पढ़ा नहीं उसको। अगर मैं ये सारा बोलने लग जाऊं तो 20 घंटा भी और कम पड़ेंगे। अगर मैं आपके साथ डाटा लेके अगर खड़ा हूं तो फौज दिमाग से निकाल दो, सिपाही बनाने की क्वायद है। और ये मैंने पूरा हिरवाल देखा भी हुआ है, पढ़ा भी हुआ है, और नोट्स भी बनाए हैं। पैसों गुड़गांव में आ रहा कितना एजुकेशन आएगी गुड़गांव में। गुड़गांव का ज्यादातर बालक पूछ लो, अगर नंबरदार साहब बैठा कि उनने कितना नाम करे सर, उरा का एरिया कितना एजुकेशन में नाम करा है। एजुकेशन का और धन का कोई इतना एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। और उस इलाके को तो मैं आज से नहीं 40 साल पहले मेरी 3 बुआ ब्याई है। अगर एजुकेशन कंपेयर करोगे तो गुड़गांव में किसी को नगर आप इस एरिया के कंपैरिजन में देखोगे तो ये पूरे उत्थान की फौज सिपाही बनने की नहीं, इस कौम को ऊपर उठाने की पहली क्वायद जो है ये रेजिमेंट है। नहीं तो भाई स्कूल तो मैं आपको बता देता हूं, स्कूल तो 2 तो मिलिट्री स्कूल से राजस्थान में, एक मेयो कॉलेज है, तो केसारा उनमें जाए इसे समझा। रेजिमेंट बनेगी तो मौका मिलेगा, आगे के रास्ते खुलेंगे। हम सिद्ध जो है बालक जो पेट में से उनको सिद्ध हो ना जवान होकर मुच्छा पताव देखकर एकदम जो है बापू कहने लग जाए, ऐसा होश कैसे। छोटो मतलब पहला स्टेप रखना ही नहीं चाहते, सीधो छात पर कूद मारना चाहो सो तो सारा गद्द देशी पड़ोगा। ये रेजिमेंट है, ये वो चीज है जो इस इलाके को क्योंकि ये हमारे एक मरुभूमि है, अर्ध मरुस्थल है।
अरे मैं बीच में टोकड़ो ना चाहूँ कहने, क्योंकि ये तो रूस बहुत जल्दी जाए सर, एकदम फट मकोड़ो बन जाए सर। मेरा तो हर गली में दुश्मन बैठे हुआ है। अब बोलने की जरूरत, तो मरूंगा तो फिर मैं कहीं की बत्तू वाली। तो भाई और मंच पे आओ तो बोल लो, तो तोल के बोल लो, वरना मौन मूर्खस्य आभूषणम, संस्कृत की कहावत है। हल्की बात। और अब बात आता हूं मैं 65 की लड़ाई की। हाजी पीर की जो है आज तैयारी अहीर कर रहे थे कि कल भाई मोर्चा आखिरी फतेह करेंगे। 25 को ये मोर्चा खुला था हाजी पीर का। वन पैरा जो है, वन पैरा के 4 टुकड़े थे। ए कंपनी सिखों की, बी कंपनी डोगरों की, चार्ली सी कंपनी जाटों की और डी कंपनी अहीरों की, डेल्टा कंपनी। सबसे पहले मौका मिला था हाजी पीर को तोड़ने का सरदारों को, सिखों को। नहीं टूटी उनसे, 2 बार कोशिश करी सिखों ने। उसके बाद बोला जाटों को भेजा गया। मैं सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लिखा है कि जाट उस पूरे एरिया को जानते थे, लेकिन पता नहीं जब हमले की बारी आई तो वो रास्ता भटक गए। फिर क्या हुआ, जो सैंक था उस पे हमला बोला। सैंक एक पॉइंट था, उस पे हमला बोला अहीरों की डेल्टा कंपनी ने, साथ में डोगरे थे, और सैंक को कब्जे में लेके वहां पैर जमा लिए। उसके बाद आगे बढ़े तो मेजर दयाल थे उस जमाने में, उनका एमबीसी मिला था। मेजर दयाल ने फोन करके कहा अपने कमांडर को कि साहब अब मौका है, मैं इसको हाजी पीर को फतेह करूं। क्योंकि हाजी पीर एक ऐसा क्रूशियल पॉइंट था जो कि पूरी जो पाकिस्तान की सप्लाई लाइन को तोड़ देता, और हमारे जो रास्ता था फौजी का, जो मूवमेंट का, कॉन्वॉय का, वो छोटा कर देता 56 किलो। कितना जाए बस ठीक बस। अब हीरों की कंपनी लेके और रंजीत सिंह दयाल चढ़ गया, और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लिखा है कि गुत्थम गुत्था की लड़ाई में उन्होंने पठानों को मारा। लड़ाई की और भी बातें मैं बताना नहीं चाहूंगा, जो दुख की बात है वो बताना चाहूंगा। ये लड़ाई 1965 की सबसे बड़ी लड़ाई। आज हाजी पीर वापस पाकिस्तान को दे लिया गया, कितनी बड़ी बात थी। लेकिन दुख ये है, और मैं इन पैरा वालों को भी बोला, वन पैरा को नहीं, पूरे पैरा ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं। इनमें से किसी ने आपके इस हाजी पीर की लड़ाई को सिविल में नहीं बताया, न आगे बढ़ाया। कितने दुख की बात। हमारे बुजुर्गों को खून बहा, इतिहास की महत्वपूर्ण लड़ाई। तो भाई अब दोष किसको दोगे? एक बड़ा वर्ग पैदा हो गया, कोई मनुवाद ने देर हो से दोष बोला लिखणिया ने। अरे थारी हम लिख ना पाया, मुंह तो दियो तो भगवान ने, हमने आपको बताई कहीं। आपको ताज्जुब होगा, कर्नल राम सिंह साहब ने, राम सिंह जी जो एमपी थे, उन्होंने करीब 25 साल पहले एक सभा में ऐसी जिक्र करा था, और मैंने उस टाइम से ढूंढना शुरू किया सूबेदार अर्जन सिंह साहब को, जो वो उस टाइम लीड कर रहे थे जी, सीनियर जेसीओ अहीरों को। 20 साल बाद अर्जन सिंह साहब को ढूंढ पाया। कमी किसकी? आपकी और हमारी। दूसरा, उन जो अहीरों का पहला महावीर चक्कर है यही पास में, ये रमा छरोली, असदपुर खेड़ा, एक भी आदमी नहीं आपका बताया कि भाई यो हीरो का पहला महावीर चक्कर है। और उनका कुंबा वाला भी कभी शाल उठावे, कभी रुपया ले आवे, और उनका हिस्सा की वो नाव लगा चलागा, उनका हिस्सा की 20-25 बीघा जमीन वो लेकर बैठ गया, लेकिन आज भी कुछ नहीं करा। कमी किसकी है फिर भाई? दोष किसका? खुद का है
दूसरों पे इल्जाम, मतलब ये बड़ी बड़ी बात काम कर ले नू एक को नू को ना। मैं कह रहा हूँ पहले जो कदम से वो हर आदमी अपनी तरफ से ले। जब तक हम ये सब नहीं करेंगे ऐसे ही रुलते रहेंगे। ये संगठन भी चल रहे हैं, जो 20 साल पहले साथ थे वो आज नहीं है, जो आज हैं वो कल नहीं होंगे। लेकिन ये जो है प्रक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए। अपने हिस्से का योगदान दो। अभी जितने भी बच्चे, जब मैंने घूमना शुरू करा था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के भी लोग मौजूद थे, आज तो सेकंड के भी मौजूद नहीं है। तो मेरी गुजारिश है अभी भी जो कुछ बचा हुआ है उसको संभाल लो। इतना तो आप कर सकते हो अपने परिवार की तरफ से, अपना गांव की तरफ से। लंबी बात हो, हम तो सीधो कहो उसमें तो दिल्ली जाके इतिहास लिखूंगा। अरे पर अपने कुर्बा को लिख ले, अपने गांव को लिख ले, फिर हम सारा दिल्ली को क्या, हम पाकिस्तान को भी इतिहास लिख देंगे। टाइम कम है, तड़का मौको मिलोगे फिर बोल लूंगा, है ना। दुख बहुत से लिख रखे तो काफी चीज, पर सारी चीज तो बोल ना पाऊंगा। हाँ ना, मन तो बेस्ट तो भी चल लगो, है ना। तो भाई अगर कुछ गलत कहा हो तो माफी चाहता हूं, लेकिन अगर कोई चीज सही कही हो तो अपने घर जाकर सोने के पहले पर चिंता जरूर करें। सारा ने जय कृष्ण सिंगनी के जाए और 36 नारा मत लगाया करो। एक फैसला हो चुका है, जय माँ भाण बेटी नहीं होती तो हम भी दुनिया में ना आता। तो अन कोई नारो बोल लो, सिंगनी के जाए 36 खत्म मत बनाओ, एक ही बहुत से। आगे से यही नारा लगेगा। ये फैसला भी हो चुका है कौम की तरफ से, ठीक है जी। सब ने जय कृष्ण सिंगनी के जाए शेर।